नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। पूर्व सांसद व बीजेपी के सीनियर नेता गोपाल शेट्टी की छवि हमेशा से जनता के बीच काम करने की रही है और पार्टी में भी वो खासे लोकप्रिय हैं। पिछले दिनों साउथ मुंबई के हाई राइज इमारत विल्डिंगटन सोसाइटी के ओसी के मामले को लेकर गोपाल शेट्टी लगातार सुर्खियों में रहे हैं। ये गोपाल शेट्टी की ही मेहनत और जनता के प्रति जिम्मेदारी का ही नतीजा है कि 1 महीने के भीतर ही मुंबई की इमारतों की ओसी की समस्या को उन्होंने हल कर दिया है और जल्दी अब मुंबई की हजारों इमारतों को ओसी मिल जाएगा। इस खबर से ऐसी इमारतों के रहवासियों ने राहत की सांस ली है जिन्हें ओसी ना होने की वजह से बेघर होने का डर सता रहा था। गोपाल शेट्टी ने लोगों की लड़ाई कैसे लड़ी और फडणवीस सरकार ने इसे कैसे आसान बना दिया, इन्हीं मुद्दों को लेकर 24 न्यूज की टीम ने गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने इन सब को लेकर क्या कुछ कहा है। मुंबई में आजकल ओसी का मामला सुर्खियों में है। जब से ताड़देव की या साउथ मुंबई की विलिंगटन सोसाइटी का मामला सामने आया है, तब से ये मामला और सुर्खियों में रहा है। इस मामले को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने, और इस मसले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इस लड़ाई को लड़ी और मामले को और आसान बनाया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से उन्होंने मुलाकात की और फिर जो है बीएमसी के आला अधिकारियों से बैठक हुई और फिर इस प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए बातचीत सहमति हो गई है। और अब जो रहवासी परेशान थे, जिन इमारतों की ओसी नहीं थी, ऐसी हज़ारों बिल्डिंगें हैं कि अब उनको ओसी मिलने की आसार हो गए हैं और इससे रहवासियों ने भी राहत की सांस ली है। हम इस बारे में और अधिक बातचीत करते हैं खुद गोपाल शेट्टी जी से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले। नमस्कार। देखिए, ओसी का मुद्दा निश्चित मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसको इतना बड़ा बनाने में। ये मुद्दा मैं वेलिंगटन सोसाइटी का मुद्दा बाहर आने के बाद में इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं नगर सेवक था तब से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पानी का डबल चार्ज मिलना, ऑक्यूपेशन ना मिलना, कन्वेंस ना होना, ये सारे विषय के ऊपर बहुत लंबा समय तक मैंने काम किया। लेकिन जब वेलिंगटन सोसाइटी का मुद्दा सामने आया तो मुझे लगा कि गलत हो रहा है इनके ऊपर। न्यायालय ने जो आदेश दिया, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने कहा कि किसी ने इसके ऊपर बोलना पड़ेगा। और मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे इजाज़त दी उसमें ध्यान डालने के लिए। और मैं काम करना जब प्रारंभ किया, और मैंने 2020 में, उसके पहले का भी बहुत सारे लेटर, लेकिन 2020 से मैं बताना चाहूँगा, सरकार ने 2004 में एक बार एमनेस्टी स्कीम लाया, गलत था वो। 2017 में अजय मेहता जी जब कमिश्नर थे तब एक एमनेस्टी स्कीम आया, वो भी फेल हो गया। फिर 2020 में मैंने पत्र लिखकर कहा कि भाई इसको आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करते समय मैं कोई सरकार ने पैसा छोड़ देना चाहिए, किसी ने गलत बिल्डर ने काम किया तो उसको मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं। विद इन द रूल्स मैंने मांग की। छोटी सी बात बताता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपने 2 साल के पहले एक गाड़ी लिया जिसका 50,000 रुपये कीमत था, और वही गाड़ी का कीमत आज 70,000 रुपया हो गया। तो जो कंपनी का मालिक आकर वापस आपके पास 20,000 रुपये और मांगेगा तो आप देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि जिस समय पे जो रेट था वो पैसा देके आपने गाड़ी ले लिया। तो ये महानगर पालिका के ऑफिसर लोग जूना नियम से बना हुए बिल्डिंग को नया कानून लगाते हैं। उदाहरण के तौर पर 1991 का डीसी रूल में 6 मीटर के रोड पर बिल्डिंग पास होता था, अब 9 मीटर का कानून हो गया। अब आप, उनका ऑक्यूपेशन पेंडिंग है तो आप उनको बोलेंगे 9 मीटर का रोड चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे वो? उनका बिल्डिंग तो 6 मीटर के ऊपर पास हुआ है ना उन दिनों के कानून में। तो इसलिए हज़ारों बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन पेंडिंग रहा मिलना। और लोगों ने, पॉलिटिशियन हो, ब्यूरोक्रेसी हो, न्यायालय हो, सब लोगों ने बिल्डर ने गलत किया, बिल्डर ने गलत किया, बिल्डर ने गलत किया। मैं मान लो कि बिल्डर ने गलत किया, तो बिल्डर को पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालते हो? बिल्डर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? वो बिल्डर आज भी 10 बिल्डिंग क्यों बना रहा है? किसी ने तो पूछना चाहिए इसके बारे में। तो ये पूरे मामले में 2-5-10% बिल्डर लोगों ने गलत ज़रूर किया होगा, लेकिन 90% बिल्डर लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। दोष अगर कोई है तो मैं अपने जमात के बारे में भी कहूँगा, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का भी इसमें दोष है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का काम है बना हुआ कायदा और ब्यूरोक्रेसी, अगर सही दोनों काम नहीं करते हैं तो फिर जनप्रतिनिधियों ने इसमें बीच में गिरकर लोगों को न्याय देना चाहिए, ये भी नहीं करते हैं। तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इसमें बहुत क्लियर कट बात किया उन्होंने कमिश्नर के साथ में, कि जो गोपाल शेट्टी कहते हैं कि जो नियम से बिल्डिंग बना वो नियम से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दो, ये आगे बढ़ी।
आशीष शेलार जी, मैं पहले उसके पहले हमारे मुंबई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित साटम जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और मैंने उसको काम को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया। आशीष शेलार जी जो हमारे पालक मंत्री है, पूर्व मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने 3 मीटिंग लगाई 1 महीने के अंदर और अंजाम तक पहुंचाने का इसमें उन्होंने काम किया। इसलिए आने वाले दिनों जो में सर ये समिति बनाई गई है आपकी अगुवाई में, तो क्या क्या अध्ययन क्या क्या पाया गया, क्या क्या टेक्निकल खामियां थीं जिससे ओसी नहीं मिल पाया इन बिल्डिंगों को, और अब क्या प्रस्ताव रखा गया? सबसे बड़ा टेक्निकल खामी इसमें यह है कि मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त, पहले के हो अभी के हो जो भी हो, जो प्रपोजल आपने 2022 में भेजा सरकार के पास, यूडी डिपार्टमेंट के पास, उन्होंने उसको मान्यता 2020 में मैंने मांग किया, नया कानून बनाकर दे दिया हमने। 2022 में उसको आप फाइनलाइजेशन करके सरकार के पास भेजते हो 3 साल के बाद में, भेजने के बाद में और 3 साल हो गए, आज 25 में हम लोग हैं, सरकार उसको मान्यता देती नहीं, तो कमिश्नर का काम नहीं पीछे पड़ के उसको लाना। आपको मुंबई के टैक्स पेयरों को मदद करने के लिए आपको बिठाया यहाँ पर पगार देकर, सभी प्रकार की सुविधा देकर, तो आपका काम नहीं किया, तो इन्होंने नहीं किया, मैंने उसको उजागर किया है। ये कोई मेरा गोपाल शेट्टी का बनाया हुआ कानून नहीं है, सरकार को आपने ही भेजा कि ये इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आसानी से हम दे पाएंगे। तो 3-3 साल आप पीछे नहीं पड़ते हो किसी कानून का और फिर लोगों को परेशान करते हो, और कोर्ट तो जूना कानून जो कानून है उसके मुताबिक कोर्ट ऑर्डर देती है, और फिर आप किसी को घर से बाहर निकालते हो। आज़ादी में, देश के लोकशाही में एक जगह पे सरकार ने कानून बनाया 2011 तक, जिन्होंने सरकार के ज़मीन पर घर बनाया उसको आप संरक्षण देते हो, देना चाहिए, सरकार का ये काम है। और दूसरी जगह पर जिन्होंने खुद का पैसे से घर लिया, महानगर पालिका के पास से परमिशन लिया, उनको आप गणपति बापा जिस दिन शहर में आते हैं उस दिन बाहर निकालते हो, तो कम से कम किसी का तो वेदना जागरूक होना चाहिए। मेरा हुआ, मैं लड़ा, और मुझे आप सबकी दुआ से मुंबई शहर के नगरजनों का ओर से आशीर्वाद मिला उनका, और हमको सफलता मिलेगी आने वाले दिनों में। और जब तक नहीं सफलता मिलती है तब तक लड़ूंगा, सारे लोगों को एक्सपोज करूंगा मैं। कुछ समिति ने कुछ पॉइंट आउट किया है कि किन किन चीज़ों पर वर्क करेंगे, और बीएमसी की सहमति कब तक मिल जाएगी इस पर, और जो इमारतें हैं जो रहवासी परेशान हैं जिनकी ओसी नहीं है, कब तक उनको आसार हैं कि 2, 4, 6 महीने के अंदर क्या न्याय मिल? ये 6 महीने 12 महीने का काम गोपाल शेट्टी का नहीं है। गोपाल शेट्टी का काम दिन, हफ्ता, घंटे इस प्रकार होता है। मुझे लगता है कि सितंबर के अंत तक जो हमने एडिशन पॉइंट दिया उसको ऐड करके कमिश्नर यूडी के पास भेजेंगे, और यूडी ने ये कहा है कि हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही इसका जीआर निकालने का कोशिश करेंगे करके। पहला सप्ताह बोला, बहुत तो दूसरा सप्ताह, अक्टूबर में ये इसका अंतिम नतीजे से हम पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट ये होगा कि जब तक अभी सरकार का काम नहीं करती तब तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। इतना तो एक हो गया पक्का ना, नहीं तो कल कोई भी नोटिस भेजेंगे तो म्यूनसिपालिटी वाले लोग आके परेशान करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेंट कोई करेगा तो कम से कम वो अभी थम जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ मुंबई शहर के लोगों को मिला है, और आने वाले दिनों में 100% मैं यानी भारतीय जनता पार्टी लोगों को न्याय देने का काम करेगी। इस तरह की और जैसे ओसी सर्टिफिकेट के अलावा, जैसे जब कोई बिल्डिंग जर्जर हो जाती है या गिर जाती है, अभी बारिश में ही वसई विरार इलाके में बिल्डिंगें गिरी हैं, तो अचानक ये खबर आती है कि बिल्डिंग इल्लीगल थी, तो वो चीज़ जो ये अधिकारियों के बीच और प्रशासन के बीच और जनप्रतिनिधियों के बीच में आखिर वो कमी कहाँ रह जाती है कि इल्लीगल अचानक बिल्डिंग घोषित हो जाती है? और मैं यही कह रहा हूँ, बिल्डिंग गिरने के बाद में आपको पता चलता है इलीगल था, आग लगने के बाद में आपको पता चलता है इलीगल था, आपका काम पहले नहीं है। आज एक छोटा होटल भी कोई चलाता है, कोई दुकान चलाता है गुमास्ता का भी, तो उसका जब लाइसेंस रिन्यू करते तो 1 साल में अधिकारी जाकर वहाँ पर देखता है सब ठीक ठाक है, फिर उसको लाइसेंस रिन्यू करता है। तो ये बिल्डिंग के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आप मरने के बाद में खाली पैसे बांटने का काम करेंगे हम लोग? बिल्डिंग के बारे में भाई 25 साल हो गया बिल्डिंग को, तो 25 साल के बाद में हर साल इसका ऑडिट होना चाहिए 2 साल में। इस प्रकार का एक कानून बनाना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और ये मीडिया के लोगों ने भी इस बात की मांग करना चाहिए। मीडिया के लोगों से मैं निवेदन करूँगा, आप तो एक छोटे मीडिया के, लेकिन बड़े मीडिया के लोग भी, आपकी भी एक भूमिका है, आपने भी इसको जवाबदारी के
मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। आपका यही काम नहीं है, बिल्डिंग टूट गया तो जाके दौड़कर वीडियो बना दिया, 2-4 लोग का बाइट दिखा दिया टीवी में, लोगों का इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ाना, यही काम सबको नहीं है। अपनी जिम्मेदारी समझनी। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, सबको, तब लोगों को न्याय मिलेगा। और ये कोई हम उपकार नहीं करते हैं। लोग टीवी देखते हैं इसलिए तो आप मीडिया चलाते हो। लोग वोट देते हैं तब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो लोकशाही में जो सामान्य व्यक्ति है वो केंद्र बिंदु है, वो सबसे महत्व का व्यक्ति है, उसको सारे लोगों ने मिलकर मदद करना चाहिए, ये लोकशाही है। आज क्या हो रहा है कि आज सारे लोग मिलकर उसको परेशान कर रहे हैं, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो सारे परेशानियों को झेल कर भी जी रहा है। क्यों जी रहे हो भाई, क्यों जी रहे हो? तो नहीं चलेगा ना ये। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसने भी अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि नहीं? हाँ, धूप में जाके 8-8, 10-10 मीटिंग करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी को करना पड़ता है कि नहीं? तो आपको और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? जब ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं ना, मेरे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो कम से कम आपने अपने अधिकार के लिए तो रास्ते पर उतर कर जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा आपको। सर, आपकी छवि जो रही है, जनमानस की लड़ाई के लिए आप जाने जाते हैं, जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और अपने इलाके को छोड़कर पूरे मुंबई के लिए आप लड़ना चाहते हैं, मुंबई की जनता के लिए, ऐसी आपने अपनी छवि बनाई है। तो इसे कैसे देखते हैं कि देखिए, मैं राजनीति में या तो समाज नीति में कोई नाम कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए नहीं आया। मैं लोगों को न्याय देने के लिए आया हूँ पहले दिन से ही। और भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे भी जब 1982 में मैं गया था रामनाथ जी के दफ्तर में, तो लड़ाई करने के लिए गया था। लड़ाई किया मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे समझा और मुझे पार्टी का सदस्य बनाया और यहाँ तक पहुँचा मैंने, और मुझे सफलता मिली। मैं कॉरपोरेशन में भी इतना लंबा समय काम किया, तो उन दिनों के सभी महापौरों ने, भले पार्टी की कोई भी हो, मुझे कभी भी रोकने का प्रयास नहीं, क्योंकि मैं लोगों की बात कर रहा था। और ये सारा उसी का ही देन है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे अगर रोका गया होता था कॉरपोरेशन में भाषण करने से, तो मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाता था। इसलिए उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जनता का तो है, क्योंकि विषय जनता मेरे पास लेके आती है। मैं आज भी बैठता हूँ यहाँ पर, यही आस लगा कर बैठता हूँ, कोई भी दुखी आदमी आवे तो उसको मैं सुनूं और उसको मदद करूँ। लोग एक विश्वास लेकर आते हैं। आज गोपाल शेट्टी जनप्रतिनिधि, तो एक क्यों जाना है इसके पास, ये कोई सोचते नहीं है। आज वेलिंगटन सोसाइटी के लोग, हमने कैंपा कोला में मदद किया, ये लोगों के मन में है। तो वेलिंगटन सोसाइटी का लफड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में भी उनको सफलता नहीं मिली, तो वो मेरे पास आए और मैंने मंगल जी से बात की, और मंगल जी ने बोला कि नहीं, आपने इसमें ध्यान देना चाहिए, और मैंने ध्यान देना प्रारंभ किया और सफलता मिल रही है। और सफलता जब आपको मिलती है, और ये सफलता के पीछे आप जैसे मीडिया का लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं अकेला मेहनत करते रहूँ मेरे, तो लोगों को कैसा पता चलेगा? तो आप लोगों ने भी अपना योगदान इसमें मुझे दिया। ये सबका एक जॉइंट वेंचर है, सब मिलकर, है ना। जिस दिन सारे लोगों को ऑक्यूपेशन मिलेगा, उस दिन आपको भी संतुष्टि होगी कि मैंने भी इसको चलाया टीवी में। तो सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा सर, मराठा आरक्षण को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ने जो जीआर लाया है, अब ओबीसी समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि उन्हें डर है कि इस बात का कि कहीं उनके कोटे में जो है सेंध ना लग जाए, उनके आरक्षण में दिक्कत ना आए। तो इसे लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, मैं मराठा आरक्षण के बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी किसी को कोई अन्याय नहीं होने देंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे। और मराठा आरक्षण के लिए लड़ने के लिए हमारे पार्टी में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, वो उनका काम कर रहे हैं। मुझे जो भगवान ने और पार्टी ने काम दिया और जनता ने दिया है, वो मैं कर रहा हूँ। उसमें मुझे सफलता भी मिलती है और उसमें मुझे मज़ा भी आता है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सर एक रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से विपक्ष की पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया और उन्हें हार मिली, और फिर एक गलत नैरेटिव क्रिएट किया गया, उसके लिए क्या क्या? हालांकि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति चुन लिया गया, उन्होंने शपथ भी ली और काम भी शुरू कर रहे हैं। मैं विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा किया, और उम्मीदवार खड़ा करने के बाद में जो हमारी पार्टी ने जीत हासिल की, तो लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी कितनी सस्यबद्ध पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्टी के लाइन को किस तरह से फॉलोअप करते हैं। कांग्रेस नहीं है, नोट का बंडल दिखा दो तो यहाँ से वहाँ हो गए। तो उन्होंने भी चुनाव में उम्मीदवार खड़ा किया, इसलिए एक अच्छा रिजल्ट हम ला पाए। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि जो उम्मीदवार थे, पार्टी को छोड़ दो, रिटायर्ड चीफ जज जो खड़े थे चुनाव में, उन्होंने अपनी शालीनता को बरकरार रखते हुए चुनाव लड़ा। हार तो उनको दिखाई दे रहा था ना, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं था।
उनको पता था, उसके बावजूद भी उन्होंने जो बातें की लोगों के सामने, वो उनको हमने दिलो दिमाग में रखकर काम करना चाहिए आने वाले। देखो, बड़ों से हमको कुछ तो सीखना चाहिए ना। वो कोई अन्य पार्टी के है इसलिए उनके बारे में गलत सलत बोलना, ये मैंने कभी जीवन में किया नहीं और आने वाले दिनों में भी नहीं करूँगा। आप किसी को भी बुरा न कहते हुए भी आप अपनी राजनीतिक छवि बना सकते हो, ये हमारे पार्टी के नेताओं ने सीख दी है। और उसको बाकी के कितने लोग फॉलोअप करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उस लाइन को फॉलोअप किया और मुझे उसमें सफलता मिली है। जनता का प्यार और अनुशासन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे पार्टी लेकर आगे चल रही है और उसे कामयाबी मिली। निश्चित, इन सारे उदाहरणों को लेकर हमने आज भी अटल जी को याद करते हैं। पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ने के बाद में अटल जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर इंदिरा जी को दुर्गा करके संबोधित किया। तो आज मेरी पार्टी छोटी नहीं हो गई, मेरी पार्टी ख़त्म नहीं हो गई। ठीक है, ऊंच नीच कभी कभी सेटबैक मिलता है, लेकिन जीत आपकी बाद में होती है। हमारे पार्टी के पहले के बड़े बड़े नेताओं ने जो काम किया देश में, और उसको मोदी जी ने आगे लेके जाने का प्रयास किया। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बाकी जो सारी टीम है, तो सफलता मिलती है आपको। एक पहचान बनाने में संघ परिवार के माध्यम से हमको बरसों लगे, 75 साल का एक इतिहास रहा है और उसका आज सफलता मिली है। तो मैं पार्टी के नए कार्यकर्ताओं को भी यही कहूँगा कि हमने हमारे बड़ों से सीख कर काम किया। आप भी जो आपके आज बड़े हैं उनसे सीख कर आने वाले दिनों में पार्टी में काम करिए। लोकशाही में जनता का सेवा करने का एक सामान्य लोगों को मौका मिलना, ये कितनी बड़ी बात है साहब, कितनी बड़ी बात है। तो उसका आदर कदर करके हमने काम करना चाहिए। बाकी सारा काम भगवान करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। आप एक आखिरी सवाल सर आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से आजकल की भाषा हो गई है, राजनीति का जो स्तर गिर रहा है, तू मैं चुनाव में आरोपों प्रत्यारोपों का, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कि स्तर किस लेवल पर जा रहा है, क्या कुछ करना चाहिए आने वाले? देखिए, परिवर्तन लाना है तो मैं बाकी सारे लोगों को छोड़कर मीडिया को ये कहूँगा, जो लोग जो बताते हो दिखाओ आप, लेकिन आप अपना कमेंट भी दे दो कि ये अच्छा इन्होंने कहा और ये इन्होंने बुरा कहा। देखो 50% ड्रॉप हो जाएगा, बुरा कहने का सब लोग बंद कर देंगे। आज अच्छा कहने वालों की बातों को कम बताया जाता है और बुरा जो कहते हैं, किसी ने अगर गाली दिया तो सुबह से लेकर शाम तक वही बाइट चलता रहता है। उसको बॉयकॉट कर देना चाहिए, दिखाना ही नहीं चाहिए, और टीवी के एंकर नहीं बोलना चाहिए, गलत है। बाकी चैनलों का क्या मत है हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा चैनल का मत है कि ये गलत है, ये इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये बताने का जिस दिन प्रारंभ होगा तब ये सारा ठीक ठाक होगा। नेपाल की स्थिति को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? जिस तरह से वहाँ क्राइसिस हुई, एक नई अंतरिम सरकार अब बनने की ओर अग्रसर है, उसके बारे में क्या? देखिए, फिर एक बार मैं कहूँगा कि बड़े बड़े विषय इसके ऊपर पार्टी के बड़े नेताओं ने कमेंट करना चाहिए। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक अपने लेवल में काम करता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल शेट्टी जी, जो हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, IN24 न्यूज़, मुंबई।